and periodicity in properties. Let's do this in 15 minutes. So these are my NCERT के short notes जो हम one by one each and every point cover करेंगे. I'll not leave any point. ये सभी notes NCERT से हैं. So please end तक इस वीडियो से बने रहें and yes आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. And these are the notes जो मैंने NCERT से बनाए हैं and every point I included जो भी आपको क्वेश्चन में यूज़ होगा. So please don't feel panic. Trust me. So let's start from the electron gain enthalpy जो यहाँ पे दिया है. इसका ट्रेंड हम पढ़ेंगे. जो जितने भी ट्रेंड्स हैं मैंने सब इस नोट्स में इंक्लूड किए हैं. So please मेरे साथ स्टिक रहिए till the end of this video. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है. सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती क्या है. सो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी साइड में आपको बता देती हूँ. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मतलब है कि एक एटम है. ठीक है. एक हमने लिया जैसे वी टुक गैशियस एटम फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव ए गैशियस. ठीक है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना. ठीक है. और टू फॉर्म द ए नेगेटिव टू इंक्लूड द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम. जो गैशियस एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमने उसे नेगेटिव स्पीशीज बना दिया. तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. मीन्स उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड्स द नेगेटिव चार्ज. मीन्स दिस इज द एटम एंड वी एड इलेक्ट्रॉन टू दिस गैशियस एटम. Okay, and it will get negative charge on this. It will get negative charge on this. But the conditions are, जो conditions आपको दिमाग में रखनी है. What are the conditions? कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है. हम कब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं. जब उसके अंदर जो है न्यूक्लियस, जब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से आ रहा है उसको क्या करेगा, ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है. और ईजिली अट्रैक्शन कब हो सकता है, व्हेन देयर विल बी ईजिली अट्रैक्शन, जब इस एटम का साइज, इस गैशियस एटम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा. आप खुद ही दिमाग में पिक्चर बनाइए कि पिक्चर इज व्हाट, कि एक एटम, गैशियस एटम जितना छोटा होगा, एक गैशियस एटम जितना छोटा होगा उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और वो उतना अट्रैक्ट होगा ना न्यूक्लियस से. और जितना बड़ा होगा तो उतना उसको डिफ़िकल्टी आएगी अट्रैक्ट होने में न्यूक्लियस के साथ. ठीक है. सो द फॉर्मूला इज़ कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द गैशियस, इस ये जो एटम है गैशियस एटम, इसमें हमने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है. तो ये इस एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. द साइज शुड बी स्मॉल टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. दिस इज एंथैल्पी एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मांगती है कि साइज ऑफ एटम शुड बी वेरी मच स्मॉल एंड देन आई विल गेट ऐड to the electron. ठीक है. So this is the way of understanding the electron gain enthalpy. I hope you all understood about it. Electron gain enthalpy is an exothermic process. जब आप कोई चीज़ ऐड करोगे तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी उस समय. तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और जो पहली इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मीन्स हम उस एटम के में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, उसमें हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि एक पॉजिटिव अंदर न्यूक्लियस में आप इलेक्ट्रॉन को मतलब कि अट्रैक्ट करवा रहे हो. तो दिस नीड्स मच एनर्जी. तो फर्स्ट इज़ द ग्रेटेस्ट एनर्जी, सेकेंड इज देन थोड़ा लो एंड थर्ड वाली इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज़ वेरी लेस. बट आप आयनाइजेशन एनर्जी का देखोगे तो दिस ट्रेंड विल बी अपोजिट ऑफ दिस. कैटाइन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मीन्स एक गैशियस एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है यार, ऑलरेडी इट इज पॉजिटिव, ऑलरेडी इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. तो इट विल बी ईजी फॉर नाम, है ना, इट विल बी ईजी फॉर टू गेट ऐड एंड दस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मोर देन एनी न्यूट्रल एटम कैटाइन की. लेकिन एनाइन की जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा ऑलरेडी, उसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी लेस होगी. आपने याद रखना है, एनाइन की लेस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एंड कैटाइन की मोर. ग्रुप 1
बिकॉज देखो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मतलब कि उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो इट विल नीड मोर एनर्जी टू गेट ऐड टू द न्यूट्रल एटम, टू द दैट इज कैटाइन, एंड एनाइन की लेस होगी। ग्रुप 1 के लिए हम देखेंगे दैट इज ही हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 1 में दिस इज द ट्रेंड। नीचे के लिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और आगे के लिए इंक्रीज होती है। डिक्रीज होगी नीचे के लिए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप 17 की दैट इज द हेलोजन फैमिली विच इज एवरीवन्स फेवरेट फैमिली। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा। क्यों होगा, यू ऑल नो व्हाई। Fluorine has a very low electron gaining enthalpy than the chlorine, because fluorine is the smallest one and it will get स्मॉलेस्ट वन है, तो इसमें क्या होंगी, फ्लोरीन स्मॉलेस्ट एटम है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होंगी, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इस रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से ये अनस्टेबलाइज्ड हो जाता है, एंड देयर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी विल बी लेस than that of the chlorine. So thus chlorine has the highest electron gaining enthalpy obviously, and fluorine has less. Then bromine, iodine, acetylene will continue. Okay, now we'll go to the group 16, that is oxygen, chalcogen वाली family. तो इसमें ऑक्सीजन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा। क्यों, I have written there, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अंदर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने की वजह से ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। ऑक्सीजन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हो जाता है, एंड सल्फर विल गेट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पावर। ठीक है, एंड देन इट विल कंटिन्यू towards down, सल्फर, सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, पोलोनियम, एंड द सबसे लेस वाली ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगी ग्रुप 16 में। ग्रुप 18 की बात करें, दैट इज अ नोबल गैस फैमिली whose chemical reactivity is very less, means they are very less reactive, they can't react much. in group 18 में सबसे ज़्यादा नियॉन की होगी, फिर आर्गॉन की, हीलियम की सबसे कम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगी, ऑब्वियसली मे बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, नियॉन की सबसे ज़्यादा आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, एंड देन इट विल कंटिन्यू. If we go to the ionization potential, that's the ionization energy. So I'll make you all understand this, what is ionization energy. So you should have to learn it, it's important. Ionization energy का क्या मतलब होता है, let's understand this first. Ionization energy का मतलब है the energy required, means ऐसी energy जिसकी हमें ज़रूरत है, the energy which is required. For example, this is an atom, this is an atom. इस एटम में सेंटर पे पॉजिटिव दैट इज द न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड छोटे छोटे ये शेल्स आ गए. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. जो आउटर शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है इस गैशियस एटम से. दिस इज द गैशियस एटम, दिस इज व्हाट, दिस इज अ गैशियस एटम. ये गैशियस एटम है. इस गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर रिमूव करना है, ले जाना है कहीं, किसी और स्पीशीज को देना है. तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी लगेगी फ्रॉम दैट आइसोलेटेड गैशियस एटम, दैट एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. अब देखिए, द ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि कब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, जब उस एटम का साइज क्या होगा, उस एटम, उस आइसोलेटेड गैशियस एटम का साइज लार्ज होगा. देखो, लार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा किससे, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन को, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो उसका इस पे इफेक्ट कम होगा, तो ईजिली यहाँ से बाहर निकल पाएगा. तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें एनर्जी हमें कम लगी इसको बाहर निकालने के लिए. दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, मीन्स इट हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी.
व्हेन द साइज ऑफ द एटम इज लार्ज। अब देखिए, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इस पे इलेक्ट्रॉन पे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। वो उसको नहीं खींचेगा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको चोरी कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और जितनी आसानी से निकालेंगे तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, उतनी कम लगेगी। लेकिन जब एक एटम बहुत छोटा होगा, सी दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, इसका इफेक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा, उतने अच्छे से उसको खींच के रखेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस सेंटर वाला उतना खींच के रखेगा ना, जब इसका साइज जितना छोटा होगा उतना खींच के रखेगा। क्या हम इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? अब नहीं निकाल सकते, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जितना छोटा साइज होगा उतना हम क्या कर सकते हैं, उतना न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा रहेगा और हम इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाएंगे। हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कब लगेगी? ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तब लगेगी जब एटम का साइज, आइसोलेटेड गैसियस एटम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा, साइज जितना छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा लगी, और आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, साइज उतना बड़ा। सो दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, मीन्स इट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। ये हमेशा रिक्वायर्ड मीन हमें देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली ज़्यादा होती है, देन सेकेंड, देन फर्स्ट वाली हम इजीली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जो सेकेंड वाली होती है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी बार वाली, जैसे देखो ये Na है, एक बारी हमने इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया Na पॉजिटिव बना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, Na पॉजिटिव पे एक बार फिर से आयनाइजेशन एनर्जी, तो Na2 पॉजिटिव, ये तो होता नहीं है कभी, बट Na2 पॉजिटिव पे जब दूसरी बार एनर्जी करेंगे तो Na3 पॉजिटिव, तो इस वाली आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड वाली होती है उस सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। सो दिस इज व्हाट आई रोट हियर। देन वील गो टू द पीरियड नंबर सेकेंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम नहीं, बल्कि देखो ऐसे पीरियड नंबर सेकेंड, लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बट द ट्रेंड गेट्स डिस्टॉर्ट हो जाता है। ट्रेंड कैसे हो जाता है, देखिए आप, लिथियम बेरिलियम आना चाहिए था बट बोरोन है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से बेरिलियम के आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट हुआ, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोरोन की देखें। देन यहाँ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट में चेंज आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच। यहाँ पे नाइट्रोजन तो पहले चाहिए था, बट क्यों नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है देन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की क्यों कम हो जाती है, होनी चाहिए तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम, बट ऑक्सीजन की कम क्यों हो गई, ऑक्सीजन की कम क्यों हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा हो गई, क्यों हो गई नाइट्रोजन की ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन की आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2p3 है, 2p3, ये देखिए यहाँ पे 2p3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p3 है। वो जब भी p कैसे एग्जिस्ट करता है, फुली वाला 6 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, और हमने पढ़ा है सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में कि हाफ फिल्ड जो होता है दैट इज, जैसे यहाँ पे p3 है, हाफ फिल्ड है, p6 उसका आधा p3, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी जब बढ़ती है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो हमने पढ़ा ऑलवेज पॉजिटिव होगी थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वाली, फिर वन वाली ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल्स की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है।
एल्कली मेटल, मैंने हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ा एंड आई इंक्लूडेड एवरी पॉइंट्स इन दीज नोट्स. अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, एनी कन्फ्यूजन, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो मैंने हर एक पॉइंट को इंक्लूड करा है, मीन्स एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा. तो एल्कली मेटल्स की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है. और क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप एल्कली मेटल्स में नीचे जाते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाता है. तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता जाता है? बहुत कम होता जाता है, जिसकी वजह से हम इजीली इस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइज बड़ा हो गया ना. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया है. निकाल लेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगेगी, क्योंकि इजीली निकाल सकते हैं तो एनर्जी कम लगेगी हमें उसको निकालने में. तो एल्कली मेटल्स की लो होती है आयनाइजेशन एनर्जी. जब उसको हमें एनर्जी कम लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में और बॉन्ड्स बनाने में, तो रिएक्टिव मतलब कि रिएक्शन ज़्यादा बना पा रहे हैं हम, रिएक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं हम, तो हाई रिएक्टिविटी हो जाएगी एल्कली मेटल्स की. ओके, सो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो बस लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम जैसे ये ट्रेंड है, बस इसके नीचे एटम लगाते जाओ. लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम. बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम. बेरिलियम के नीचे क्या आता है? मांगे, दैट इज मैग्नीशियम. कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है. ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है. बस इसके नीचे लाते जाओ. सेकेंड थर्ड पीरियड वाले ऐसे हैं कि जो सेकेंड पीरियड वाला है उसके नीचे लाते जाओ एटम, जो जो आते हैं परफेक्टली एटम लाते जाओ. चैन, सिंक, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गॉन. बस नीचे एटम लाते जाओ. दिस इज द सेम हैज अबाउ. जैसे हमने ऊपर किया उसके नीचे जो जो एटम आते हैं वो डालते जाओ. ठीक है. एंड द रीजंस आर ऑलवेज सेम कि क्यों मैग्नीशियम और सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच में क्या ट्रेंड है? पेनिट्रेशन फैक्ट है उनमें भी. सल्फर और फॉस्फोरस के बीच में क्या ट्रेंड है? वो हाफ फील्ड वाला ही है. सो ये वाला क्वेश्चन आता है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच कैम इन द एग्जाम्स, इन द टेस्ट ऑल्सो. देखो, हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे कि ये मोनोवैलेंट एटम वाली है या डाइवैलेंट या बाइवैलेंट, जो कुछ भी. तो यहाँ पे आप देखिए 500, 5000, 5400, किसके बीच में सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है? इनके बीच में तो बहुत कम है, दैट इज 400 का डिफरेंस है. लेकिन पहला और दूसरे के बीच में कितना? कम से कम 4500 का डिफरेंस है. तो जिनमें लार्ज डिफरेंस है, तो वो लार्ज डिफरेंस किस किस के बीच में है? पहले और दूसरे के बीच. मतलब कि आपको क्या लेना है? अगर पहले और दूसरे के बीच में लार्ज डिफरेंस हुआ तो आपको पहला वाला लेना है, और मीन्स ये क्या होगा? मोनोवैलेंट एटम. लेकिन अगर दूसरा और तीसरे के बीच में होता तो फिर दूसरा वाला लेते, मीन्स ये बाइवैलेंट एटम होता. अगर दूसरे और तीसरे के बीच में लार्ज डिफरेंस होता. 500 और 5000 में 4500 का डिफरेंस है, और 5000 और 5400 में सिर्फ 400 का डिफरेंस है. तो जिनके बीच लार्ज डिफरेंस है उसमें से पहला और दूसरा, तो पहला वाला लेना है, मोनोवैलेंट होगा. लेकिन दूसरा और तीसरा हुआ तो दूसरा वाला लेना है, तो मीन्स बाइवैलेंट होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है? तो ये मैंने एनसीईआरटी से हर एक लाइन पढ़ी, तो मुझे एंड में ये पॉइंट्स मिले वहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. एंड यू हैव टू प्रिपेयर दीज फॉर द एग्जाम, बिकॉज इट कैन कम इन दी सर्शंस में या फिर दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकते हैं, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन यार. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती. इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी भी नहीं है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते. कांस्टेंट नहीं होती, वैरी करती है, तभी हम इसको मेजर नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है ये आपको याद रखना है बिल्कुल फटाफट, फ़ोन कॉल की तरह. फ़ोन कॉल करते हो ना आप, ओके, सो यू हैव टू लर्न इट लाइक फ़ोन कॉल. फ़ोन कॉल के बाद BRCS, फ़ोन कॉल BRCS. और फ्लोरीन का याद रखना होगा तो रख लो, 4.0 है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये. क्यों, कब होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज? मीन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना अट्रैक्शन होता है उसका न्यूक्लियस की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वो जितना छोटा साइज होगा उतना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. वो जितना छोटा साइज होगा उतना न्यूक्लियस
का अट्रैक्शन उस outermost इलेक्ट्रॉन पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स अट्रैक्शन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फ्लोरीन का जो साइज है ना, दैट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट एंड दैट्स वाई इट हैज़ अ लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड ये कांस्टेंट नहीं रहती, इट्स नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला देखें, कभी कभी आ जाता है किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव में उठ के, तो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 रहता है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला. ठीक है. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम. 16 इंटू डेल्टा. डेल्टा इज हेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये. डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर. देखो मुझे तो अपने पेपर या टेस्ट में जो भी आया था ये मुझे भूल गया था, बट यू हैव टू लर्न दिस. 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 इंटू डेल स्क्वायर. डेल इज द वॉट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया होता है पेपर में, हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना होता है. तो यू हैव टू लर्न दिस 16 इंटू डेल प्लस 3.5 इंटू डेल स्क्वायर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे के लिए साइज क्या होता है? आगे के लिए डिक्रीज होता है, क्योंकि सैम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना, तो उसके साइज को और छोटा छोटा कर रहे हैं. सैम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं आगे जाते वक्त. ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा साइज हो रहा है. साइज क्या हो रहा है इसका? छोटा हो रहा है. हमेशा जब साइज छोटा होगा उतना अट्रैक्शन होगा टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. नीचे के लिए साइज क्या होता है? बढ़ता है. तो आउटरमोस्ट शेल जो मतलब कि शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता रहता है. नीचे के लिए शेल्स बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर की तरफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा. ठीक है, क्योंकि साइज ज़्यादा है. तो कितना ज़्यादा है? तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का कुछ इफेक्ट रहेगा न्यूक्लियस का? नहीं रहेगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. ठीक है. उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है ट्रेंड. बोरॉन का सबसे ज़्यादा, देन टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम. ठीक है. ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड टाइप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑफ द डी ब्लॉक का कंट्रैक्शन की इफेक्ट की वजह से ये ट्रेंड बन जाता है. बोरॉन के आगे एल्युमिनियम होना चाहिए था, बैंगन आलू गाजर थेला, बट बोरॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम. मैंने बोला ना कि मैंने हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट इंक्लूड किया है. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा. तो बोरॉन के बाद टेल्यूरियम, बोरॉन, टेल्यूरियम, बैंगन, थेला, इन, गाजर, आलू. बैंगन, थेला, इन, गाजर, आलू उल्टा सा कर लो. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 13 ग्रुप का ट्रेंड. देन चैन सिंह, गीत सुना, पंजाबी इज द सेम. चैन का सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज नीचे के लिए साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. ठीक है. तो चैन का ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी. तभी चैन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इसका साइज कम है. नीचे के लिए साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. साइज बढ़ता है, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? क्योंकि ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज पर इफेक्ट कम हो जाता है, साइज क्योंकि बढ़ा हुआ है. ठीक है. बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, दैट इज 4, और ये BF4 नेगेटिव बना सकता है. ये एनसीईआरटी ने हुक बाय क्रुक लिखा हुआ है कि इसकी 4 कोवेलेंसी होती है 13 ग्रुप की. वो भी बोरॉन की BF4 नेगेटिव स्पेसिफाई करके बोला है. एंड ऑल्सो एल्युमिनियम AlF6 नेगेटिव बना सकता है. AlF6 नेगेटिव बना सकता है, याद रखना है. BF4 नेगेटिव बन सकता है. और मैक्सिमम कोवेलेंसी बोरॉन की दैट्स 4. एंड ऑल्सो जो हम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, ये सभी के सभी हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, लेकिन एक्सेप्शन रहती है नाइट्रोजन की विच इज़ एंडोथर्मिक. ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है. एंड देन जितना साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियस के कम क्लोज होगा. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटरमोस्ट शेल से. जितना छोटा साइज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी. इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोज है न्यूक्लियस के, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए. हैज़ मोर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, लेस शील्डिंग. शील्डिंग भी कम हो जाती है छोटा साइज जब होता है. जितना बड़ा साइज होगा उतनी शील्डिंग ज़्यादा होगी. ये छोटा साइज है ना, ये है बड़ा साइज. ठीक है. यहाँ पे बीच में क्या होंगे?
क्या होंगे, बहुत सारे शेल्स होंगे। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा उतना ज़्यादा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की नज़र में उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बीच वाले जो ये शेल्स है ना, ये इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, शील्डिंग दे रहे हैं इस न्यूक्लियस से। तो दैट इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। यू ऑल गॉट टू नो। Then we'll move on to the next page. Here you can see the D block element का trend, and here sec T V का मान फीको नी का Z इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल इक्वल होता है। Z इफेक्टिव इज द चार्ज जो सेंटर में न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज Z इफेक्टिव, दैट इज न्यूक्लियस चार्ज। एंड यू ऑल कैन सी हियर साइज के बेसिस पे मैंने किया है यहाँ पे इनको। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। क्यों ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे साइज, वाई दिस हैज़ द हाईएस्ट? बिकॉज ब्रोमीन में 4 शेल होते हैं और क्लोरीन में सिर्फ 3 शेल होते हैं। तो ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, जिसमें जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उसका उतना साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज देखो ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, एक के 4 शेल बनाए, एक के 3 बनाए, बताओ साइज़ किसका ज़्यादा होगा? जिसमें ज़्यादा शेल्स होंगे ना, तो ब्रोमीन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव का। अब देखो एटॉमिक रेडियस आगे के लिए क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन नीचे के लिए शेल्स ही खुद इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो साइज तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो नीचे के लिए साइज इंक्रीज, आगे के लिए डिक्रीज। डोबोनियोट्राइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इतना सा डोबोनियोट्राइड था। And I can bet this can come in the exam. Lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेरे सामने अभी लर्न कर लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हो गया लर्न। देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अप टू कैल्शियम, मैंने हर एक पॉइंट इंक्लूड किया पढ़ के, अभी सुबह ही आई जस्ट कंप्लीटेड इट। एंड टुमारो मैं केमिकल बॉन्डिंग का प्रिपेयर कर रही थी लेक्चर डालने के लिए, and I just go through all the NCERT, then I realize these are some points जो important हैं, so I should include these, ठीक है। तो मैं किसी धोखेबाजी में तो किसी को रखना नहीं चाहती, हर एक पॉइंट मैंने इंक्लूड किया, अगर आपको टफ जितना भी लगे, बट यू हैव टू डू इट। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अप टू कैल्शियम तक है। मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़े थे इका एल्मोनियम गैलियम के लिए, जिसको बाद में गैलियम कहा गया, इका एल्मोनियम जो इसने गैप छोड़ा था न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने इका सिलिकॉन भी गैप छोड़ा था, बाद में उसको जर्मेनियम बोला गया। आपको इसको अब कैसे लर्न रखना है, तो आप सुनिए, एल्मोनियम है, Al है, तो Al किस में आ रहा है, गैलियम में। सिलिकॉन है तो जर्मेनियम, Al के लिए गैलियम, सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम। गैलियम का याद रखना है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऊपर है तो कम। जर्मेनियम का याद रखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एल है ना तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई हो गया, ठीक है। ये 4F ट्रांजिशन सीरीज को लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। ये दोनों F ब्लॉक वाले हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। लेंथेनॉइड्स शुरू होते हैं Cerium-58 से ल्यूटेटियम 71 तक, एक्टिनॉइड्स शुरू होते हैं थोरियम 90 से लेवरेंशियम 103 तक। 4F inner transition series lanthanoids, 5F inner transition series actinoids, N-2F1 से लेकर 14, N-1 D0 से लेकर 1, NS2। दिस इज व्हाट इज F ब्लॉक का ट्रेंड वाला जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। N-2 F1 से लेकर 14, N-1 D0 से लेकर 1, NS2. This is the configuration of the F block inner transition metals. ठीक है। लेंथेनॉइड Cerium-58 से ल्यूटेटियम 71, एक्टिनॉइड थोरियम 90 से लोरेंशियम 103। P ब्लॉक 3 से 18 ग्रुप है तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी आई थिंक P ब्लॉक जो है 13 से 18 ग्रुप तक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, करेक्टेड। हेलोजन और चैल्कोजेंस दोनों की हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमने सबसे पहले देखा, सबसे हाईएस्ट कितनी है क्लोरीन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, तो सबसे ज़्यादा चैल्कोजेंस की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे अब जाएंगे हम।
एंड यू कैन सी केमिकल रिएक्टिविटी आ गया। मैंने सबसे ज़्यादा किसकी बोली थी, किसकी ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हमें उतना कम फोर्स लगेगी, उतनी कम एनर्जी लगेगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से निकालने के लिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो सकता है। ईजिली रिमूव होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी तो हाँ उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, उतनी आसानी से निकलता जाएगा और रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका था, एल्कली मेटल्स का, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, सबसे कम एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा होती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे कम इफेक्ट हो जाता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है, मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मींस उतना ज़्यादा ये रिएक्शंस परफॉर्म करेगा अलग अलग स्पीशीज़ के साथ। नोबल गैसेस की सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी, यू ऑल नो व्हाट आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो इनर्ट होती हैं, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। हैलोजन्स की बात करें, इनकी रिएक्टिविटी, क्योंकि नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल यार, दे कांट रिएक्ट, दे आर मोस्ट स्टेबल, उनका सब ऑक्टेट वेक्टर सब भरा हुआ है, डुप्लेट वगैरह। हैलोजन्स की बात करें, रिएक्टिविटी इनकी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हैलोजन्स हैं, है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम रिएक्ट करते हैं नीचे की तरफ। यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। एम्फोटेरिक की बात करें तो आप मुझे बताइएगा इसका रीज़न क्या है, हैलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एम्फोटेरिक की बात करें, एम्फोटेरिक ये सब हैं, बस आपको ये सभी बिल्कुल दिमाग में, माइंड में एकदम छपे हुए। BeO, Al2O3, ZnO, Cr2O3, V2O5, SnO सब मैंने उतार के लिख दिए हैं, जितने भी एम्फोटेरिक हैं, PbO to PbO, ठीक है। तो दिस इज द एम्फोटेरिक वाला हो गया डन। न्यूट्रल NO, CO, N2O, H2O, वाटर B इज अ न्यूट्रल, NO, N2O हो गया याद, CO न्यूट्रल। बेसिक Na2O, लास्ट पेज में एनसीईआरटी की सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एसिडिक Cl2O7, so you have to trust me for the NCERT. I bet you will get obviously 150, 180 तो नहीं, 150, 160, I bet this. Acidic Cl2O7, semi metals, silicon, germanium, arsenic, Sb, antimony and tellurium. So this is all from the last page. Basic Na2O, that is sodium oxide. Acidic, that is Cl2O7. semi metals आगे यही 5 हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, बस ये 5 याद रखने हैं। बेसिक Na2O, एसिडिक Cl2O7, न्यूट्रल NO, CO, N2O, H2O, एम्फोटेरिक BeO, Al2O3, ZnO, Cr2O3, V2O5, SnO, SN2, PbO2, PbO हो गया याद। केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा एल्केनेट्स केमिकल रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि उनकी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतना ईजिली हम इलेक्ट्रॉन को आउटमोस्ट शेल से निकाल सकते हैं। नोबल गैसेस सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि वो नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है, कम रिएक्ट करते हैं। हैलोजन्स की बात करें, इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और इसका मैंने रीज़न बताने के लिए कहा कमेंट सेक्शन में, सो यू हैव टू टेल मी द रीज़न। सो हम इसी वक्त यहीं पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आपको ये लंबी वीडियोज़ पसंद नहीं है, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम, प्रीशियस टाइम। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।